साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ल्स लैम्ब पर आधारित 1 से लेकर के 50 तक के एमसीक्यूज को। और ये एक रैपिड वीडियो होगा, इसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर टिक करवाएंगे। मेरा उद्देश्य है कि पीजीटी के एग्जाम तक आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस को डिलीवर करना। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, चार्ल्स लैम्ब रोड, चार्ल्स लैम्ब ने लिखते थे हिज एसेज अपने निबंधों को अंडर द पेन नेम। ये कौन सा पेन नेम यूज करते थे? तो चार्ल्स लैम्ब इलिया नाम से अपने निबंधों को पब्लिश करवाते थे, इलिया नाम से लिखा करते थे। एसे ऑफ इलिया करके भी इनका लिखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे जॉन गॉल्सवर्दी, जॉन सेंट जॉन के नाम से लिखा करते थे, स्टार्टिंग वर्क अपने पब्लिश करवाया करते थे, उसी तरीके से चार्ल्स लैम्ब भी, उनका भी एक पेन नाम था, क्या था? इलिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आपके लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज, यहाँ पे इलिया कर लो दोस्तों, इलिया अंडर हुज नेम लैम्ब पब्लिश्ड हिज एसेज, यानी कि इलिया कौन थे और जिनके नाम से लैम्ब ने अपने निबंध को प्रकाशित किए। तो इलिया कोई और नहीं, यहाँ पर आपको ये बताना इलिया कौन थे। तो इलिया इन्हीं चार्ल्स लैम्ब के साथ, यानी कि लैम्ब्स कलीग, लैम्ब के क्या थे? कलीग थे, वर्किंग काम करते थे विद हिम, उनके साथ इन द ईस्ट इंडिया हाउस में। लैम्ब के सहयोगी थे और उन्हीं के साथ ईस्ट इंडिया हाउस में काम करने वाले व्यक्ति थे और उनका नाम था इलिया। उन्हीं के नाम से ये क्या करते थे? अपने वर्क को पब्लिश करवाते थे दोस्तों। ये भी हमको पता लग गया। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि वेयर इन वाज लैम्ब्स एसे फर्स्ट पब्लिश्ड सीरियसली, यानी कि जो चार्ल्स लैम्ब थे, चार्ल्स लैम्ब के सबसे पहले एसे कौन सी मैगजीन में पब्लिश हुए थे? तो इन दी लंदन मैगजीन में। किस में? इन दी लंदन मैगजीन में इनको पब्लिश करवाया जाता था। याद बनाए रखना इस चीज़ को। और अगला हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ में। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? लैम्ब सफर्ड फ्रॉम अ हेरिडेटरी डिसीज। चार्ल्स लैम्ब भी एक हेरिडेटरी डिसीज से सफ़र करे फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। व्हाट इज दैट डिसीज? देखो, इनके पूरे परिवार में ये डिसीज थी। हेरिडेटरी डिसीज वो होती है जो आनुवंशिक रूप से हमको कोई रोग मिले, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे परिवार में चला आए, ऐसे रोग को हम हेरिडेटरी डिसीज कहते हैं। तो समझ लीजिए यहाँ पर जो चार्ल्स लैम्ब थे कुछ समय से उनको भी आनुवंशिक रोग से पीड़ित थे, यानी कि हेरिडेटरी डिसीज इनके पूरे परिवार को थी। तो वो कौन सी थी? स्ट्रीक ऑफ मैडनेस, पागलपन के दौड़े पड़ना। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। अच्छा, आप ये बताओ, कंजप्शन से किसके साथ ये डिसीज किसको होती है? जॉन कीट को, ध्यान रखना। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखो कौन सा है हमारा। लैम्ब ने स्टार्टेड किया हिज कैरियर को एज के रूप में, तो एक ईस्ट इंडिया हाउस में क्लर्क के रूप में अपने कैरियर को इन्होंने शुरुआत किया, चार्ल्स लैम्ब ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि लैम्ब डिड नॉट मैरी बिकॉज, लैम्ब ने शादी नहीं की क्योंकि ही हैड टू मेंटेन हिज मैड सिस्टर। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, हिज कर लीजिएगा। ठीक है, उन्होंने शादी क्यों नहीं की? तो समझिए, विवाह इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें अपनी पागल बहन की भी देखभाल करनी थी, मेंटेन करना था उनको भी। अगला 7 नंबर पे, ऐसा नहीं है इन्होंने किसी के लिए शादी के लिए प्रपोज ना किया हो, ये ध्यान रखिए, इन्होंने शादी के लिए प्रपोज किया है। 44 वर्ष की अवस्था में भी एन टर्नन को प्रपोज किया था, इससे पहले भी ये प्रपोज कर चुके थे। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। जो कि रोजालैंड ग्रे में इनकी कहानी मिलती है। एन सिमोन करके एक नाम था, 1792 में इन्होंने प्रपोज किया था एन सिमोन्स को। लेकिन एन सिमोन्स किससे शादी कर लेती हैं? एक बैटरम नाम का व्यक्ति होता है, उससे शादी कर लेती हैं, जो कि एक सिल्वर स्मिथ होता है या पॉन ब्रोकर भी कह सकते हो। ठीक है, उससे ये शादी कर लेती हैं। चलो फिलहाल नेक्स्ट हम बहुत ज़्यादा लो, आगे क्वेश्चन ही आ गया। लैम्ब लव्ड, लैम्ब प्यार करते थे अ वुमन, एक महिला से, होम जिसको हाउएवर ही कुड नॉट मैरी, लेकिन फिर भी वह उससे शादी नहीं कर पाए। व्हाट इज हर नेम, उसका नाम क्या था? तो यहाँ पर मैं फिर पढ़ देता हूँ। लैम्ब एक ऐसी स्त्री से प्रेम करते थे जिससे वह विवाह नहीं कर पाए और उसका नाम बताना है आपको। तो एन सिमोन्स नाम था। क्या था? एन सिमोन्स दोस्तों। 9 नंबर पे देखिएगा, इन विच एसे, कौन से एसे में डज अ लैम्ब मेक एन इनडायरेक्ट अलूजन टू हिज फ्रस्ट्रेशन इन लव। इसका अर्थ ये हुआ कि जो लैम्ब थे, लैम्ब ने किस निबंध में, अपने किस एसे में प्रेम की एक अपनी कुंठा नहीं होती है, कुंठा से मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इनडायरेक्टली रूप से संकेत किया, उसमें इंडिकेट किया, इनडायरेक्टली एल्यूजन किया। वो किस में? ड्रीम चिल्ड्रन में। ठीक है, किस में दिखा? इनके ड्रीम चिल्ड्रन वर्क को पढ़ोगे तो उसमें दिखेगा ये बात। 10 नंबर का क्वेश्चन है, हु कॉल्ड लैम्ब जेंटल हार्टेड चार्ल्स। इंपॉर्टेंट लगा लो, यानी कि
चार्ल्स लैम्ब को ये कमेंट किसने दिया, किसने उन्हें जेंटल हार्टेड चार्ल्स बोला, तो वो थे एस.टी. कॉलरिज हमारे। आपको ये बताना है, चलो आगे आएगा क्वेश्चन तब हम डिस्कस करेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है कि इट इज द मैन चार्ल्स लैम्ब द कॉन्स्टिट्यूट द चार्म ऑफ हिज रिटन वर्ड हु सेज दिस। फिर रिपीट कर देता हूँ, ये क्या कहता है, कह रहा है यह वह आदमी है जो चार्ल्स लैम्ब ने अपनी लिखित शब्दों के आकर्षण का गठन किया। इट इज द मैन, ये वही आदमी है, वही कौन, चार्ल्स लैम्ब, द कॉन्स्टिट्यूट द चार्म ऑफ हिज रिटन वर्ड, ओके, हु सेज दिस, ये कहा था कैनन आइंगर ने। किसने, कैनन आइंगर ने। थोड़ा सा ध्यान इसलिए मैं ऐसी चीज़ों को भी लेकर आ रहा हूँ क्योंकि टीजीटी का पेपर ही देखिएगा कहाँ से कहाँ बना है, तो कुछ भी कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमें जहाँ मैक्सिमम जितने क्वेश्चन जहाँ से मिले उतना रिवीजन करते चलो। 12 नंबर, हु कॉल्स लैम्ब को किसने पुकारा वन ऑफ द बेस्ट बिलव्ड ऑफ इंग्लिश ऑथर, ये कमेंट किसने दिया, वन ऑफ द बेस्ट, यानी कि लैम्ब को अंग्रेजी लेखकों के सबसे प्रियतम में से एक, सबसे अच्छे लेखकों में से एक, बिलव्ड ऑफ इंग्लिश ऑथर्स, ये बात कौन कहता है, तो ये बात कहने वाले W.H. हडसन हैं। कौन है, W.H. हडसन। और 13 नंबर की अगर हम बात करें तो 13 नंबर पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसे ऑफ लैम्ब इज मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल, इनमें से कौन सा चार्ल्स लैम्ब का एसे जो है, ये 4 दे रखे हैं, इनमें से कौन सा चार्ल्स लैम्ब का एसे वो मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध सबसे ज़्यादा आत्मकथात्मक है, तो कौन सा है, बैचलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट मैरिड मैन, बैचलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट मैरिड मैन, यानी कि जो विवाहित पुरुष होते हैं, विवाहित पुरुषों के खिलाफ जो है मैरिड की शिकायत, ऐसा। चलो भाई देख सुनते हैं इनका। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसे ऑफ लैम्ब इज मोस्ट पैथेटिक, सबसे ज़्यादा पैथेटिक कौन सा होता है 14 नंबर पे, यानी कि लैम्ब का निम्नलिखित में से कौन सा निबंध सबसे ज़्यादा पैथेटिक है, तो सबसे ज़्यादा पैथेटिक इनका कौन सा है, ड्रीम चिल्ड्रन। और अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर पे, बी आर नॉट ऑफ एलिस नॉर ऑफ दी नॉर आर बी चिल्ड्रन एट ऑल, ये लाइनें कहाँ की हैं, ये लाइनें भी कहाँ की हैं, ड्रीम चिल्ड्रन की। ठीक है, हम ना एलिस के हैं, ना आप के हैं, और ना ही हम बच्चे हैं। ठीक है, ये भी कहाँ से हैं, ड्रीम चिल्ड्रन से। और अगला 16 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है कि द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल वाटरम फादर, इंपॉर्टेंट है भैया, इसको कहीं पर भी लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में कि एलिस के बच्चे वाटरम को पिता कहते थे, एलिस के बच्चे वाटरम को पिता कहते थे। द मैन हु मैरीड द वुमैन होम चार्ल्स लैम्ब बिलव्ड, मैंने क्या बताया था, अभी तुमको बताया था कि इनकी एक प्रेमिका थी जिनसे 1792 में इन्होंने प्रेम किया था, एनी सिमोन्स। उनने किससे शादी कर ली भैया, तो वो हैं बार्ट्रम, बार्ट्रम से शादी कर ली। अब इनके जो बच्चे होंगे, ठीक है, तो एलिस कौन है, एलिस को इन्होंने किसके लिए, एन सिमोन्स के लिए यूज किया है शब्द। और वैसे भी इसमें ड्रीम चिल्ड्रन में एलिस कौन थी, मैरी, ड्रीम चिल्ड्रन में एलिस किसके लिए यूज किया गया था, एलिस, वैसे तो इनकी दादी माँ के लिए यूज किया गया था एलिस, चलो एलिस सर्च करके, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा फिलहाल, द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल बार्ट्रम फादर, यानी कि द चिल्ड्रन ऑफ एलिस, एलिस के बच्चे बार्ट्रम को क्या कहेंगे, पिता कहते हैं। तो ये द मैन हु, इसका अर्थ समझ लो, वह पुरुष जिसने उस स्त्री से विवाह किया जिससे लैम्ब प्यार करते थे, बस ऐसे समझ लो। और वो स्त्री कौन थी जिससे लैम्ब प्यार करते थे, वो एन सिमोन्स थी, लेकिन एन सिमोन ने शादी किससे कर ली, वाटरम से कर ली। तो वाटरम के यानी कि बच्चे जो एन सिमोन्स के जो बच्चे होंगे वो वाटरम को ही तो पिता कहेंगे। तो ये सिंपल है, कोई इशू नहीं है उसमें। आगे देखो 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, लैम्ब वन सेड, लैम्ब ने एक बार कहा, आई एम माई सेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ माई एसे, हु डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। तो पहले इसको समझ लो ना अच्छे से, क्या है कि एक बार लैम्ब ने ये कहा था कि मैं स्वयं अपने निबंधों का विषय, यानी कि जो भी ये निबंध लिखा करते थे, जो भी एसे लिखा करते थे, उन एसेज में इनकी लाइफ स्टाइल झलकता था, यानी कि इनके खुद का जीवन झलकता था। तो ये बात इन्होंने एक बार खुद ही कही थी। तो ये क्या है, इसीलिए इनके ज़्यादातर एसेज क्या होते हैं, सब ऑटोबायोग्राफिकल होते हैं, यानी कि डैट हिज एसेज आर लार्जली ऑटोबायोग्राफिकल। क्लियर हो गया, उनके निबंध काफ़ी हद तक कैसे थे, ऑटोबायोग्राफिकल थे। अगला 18 नंबर पे अगर हम बात करेंगे आपसे, तो 18 नंबर हमारा क्या कहता है, समझ लीजिए, प्यारा सा क्वेश्चन है। इट इज़ सैड दैट लैम्ब स्माइल्ड विद वन आई एंड वेव्ड
विद, यहाँ पे विद होगा WITH, ठीक है, विद दी अदर। और एक आंख से ये रोते थे यानी कि प्यार झलकता था, और दूसरी एक आंख से ये मुस्कुराते थे यानी कि प्यार झलकता था, दूसरी आंख से ये रोते थे यानी कि दुख झलकता था। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? तो होमर एंड पाथोस का ब्लेंडिंग हो गया इनका, सुख और दुख का, है ना। तो थोड़ा एक बार और समझ लीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ये कहा जाता है कि जो लैम्प थे, लैम्प एक आंख से मुस्कुराते थे और दूसरी आंख से रोते थे, एक आंख से मुस्कुराते थे और दूसरी आंख से रोते थे। तो इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? तो इसका अर्थ कुछ और नहीं है, उनके निबंधों में क्या होता था, हास्य और मार्मिकता का मिश्रण था। होमर और पाथोस दोनों दिखती थी, यानी कि डैश देयर वाज अ ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिश्रण होना। आप ह्यूमर एंड पाथोस, हास्य और दुख, यानी कि सुख और दुख दोनों का मिश्रण मिलता था इन एज एज, उनके एज एज में। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट 19 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, समझो। 19 नंबर कहता है लैम्प्स मेमोरी विल रिटेन इट्स फ्रेग्रेंस as long as the best spice expanded on the फरूज हु सेड दिस। तो यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात ये है, 19 नंबर में जो लैम्प थे, लैम्प की स्मृति में अपनी जो रिटेन इट्स फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस का मतलब होता है सुगंध आना, अपनी सुगंध को, अपनी खुशबू को बरकरार रखा जब तक कि फ्रोहोल समझ लीजिएगा, ठीक है, फ्रोहो पर सबसे अच्छा, और क्या करा, दी बेस्ट स्पाइस एक्सपेंडेड कर दिया, यानी कि सबसे अच्छा मसाला खर्च किया जाता था। ये किसने का, ये कमेंट है रॉबर्ट साउदे का। तो एक बार ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, इसको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उसमें अगर हिंदी निकालेंगे बड़ा अजीबोगरीब कहानी चीज़ है, पता नहीं किस सेंस में बोल रहे हैं। विल रिटेन इट्स फ्रेग्रेंस एज लॉन्ग एज द बेस्ट स्पाइस। आपके लिए कोई बेस्ट एक्सप्लेनेशन इसका हो तो हमें भी कमेंट करिएगा, हम भी पढ़ लेंगे उसको। लैम्प्स मेमोरी विल रिटेन इट्स फ्रेग्रेंस, इट्स फ्रेग्रेंस का मतलब होता है सुगंध, एज लॉन्ग एज द बेस्ट स्पाइस, स्पाइस का मतलब होता है कोई मसाला वगैरह, उसे कह सकते हैं। एक्सपेंडेड खर्च किया गया ऑन दी, ओके, फ्रोन्स। तो हु सेड दिस, ये किसने कहा, रॉबर्ट साउदी ने कहा था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर का, ये क्या कहता है, व्हाट इज लैम्प्स जॉन वुडविल। जो लैम्प की एक जॉन वुडविल है वो क्या है, एक ट्रैजिक प्ले है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है परीक्षा में आपकी। और 21 नंबर का क्वेश्चन, लैम्प रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इन कोलाब्रेशन विद। इन्होंने कोलाब्रेशन में जो चिल्ड्रन टेल्स थी वो 3 लिखी थी, 3 इनके कोलाब्रेशन वर्क आए थे, 3। तो उनको भी ध्यान बनाए रखना, पढ़ के जाइएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं, चिल्ड्रन टेल्स पर आधारित हैं। तो ये जो लैम्प ने टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर था, तो इसमें टोटल 20 प्लेज थे, ध्यान रखिएगा, शेक्सपियर के, जिनको इन्होंने समराइज किया था। चार्ल्स लैम्प और मैरी लैम्प, इनकी बहन, चार्ल्स लैम्प और मैरी लैम्प, माफ़ करिएगा, तो दोनों ने समराइज किया था 20 प्लेज में, जिसमें जो मैरी लैम्प थी उन्होंने किसको, कॉमेडीज़ को डील किया था इसमें, जो कि 14 थी, और जो चार्ल्स लैम्प थे उन्होंने 6 ट्रेजेडीज़ को डील किया था इसमें, ठीक है। तो इतना ही जानकारी इसमें रखिएगा, काफ़ी है। नेक्स्ट 22 नंबर पे, चार्ल्स लैम्प इज बेस्ट नोन फॉर एज। चार्ल्स लैम्प सबसे ज़्यादा किसके लिए जाने जाते हैं, तो चार्ल्स लैम्प सबसे ज़्यादा किसके लिए जाने जाते हैं, बात समझिएगा, किसके लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, तो एसे ऑफ इलिया के लिए। व्हाट इज लैम्प्स प्रिंस डोरस, उन्होंने कहा कि लैम्प्स प्रिंस डोरस क्या है, ये कुछ और नहीं है, अ फेरी टेल्स इन वर्स है, ओके, कविता के रूप में एक फेरीज की कहानियाँ हैं। 24 नंबर पे, वन ऑफ द फॉलोइंग एसेज इज रिटन बाय लैम्प विच वन। तो नीचे से 24 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध लैम्प द्वारा लिखा गया है, तो कौन सा निबंध लिखा गया है, ये तीनों नहीं लिखे गए हैं। तो क्राइस्ट हॉस्पिटल को किसने लिखा, चार्ल्स लैम्प ने। इस तरीके को क्वेश्चन आजकल बहुत बढ़ रहे हैं टीजीटी में भी आपने देखा होगा कि 3 वर्क दे दिए, कौन सा मिसमैच है, कौन सा, तो इस तरीके के वर्क को जरूर देखिएगा इनके, इसीलिए वर्क सभी हमें तैयार होना चाहिए, जितना भी मैक्सिमम पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, मैं तो यही कहूँगा। 25 नंबर पे, वन ऑफ द फॉलोइंग एसेज इज नॉट रिटन बाय लैम्प विच वन। 25 नंबर भी यही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध लैम्प द्वारा नहीं लिखा गया है, तो कौन सा नहीं लिखा गया है, माई स्कूल एंड स्कूल मास्टर्स नहीं लिखा गया है, बाकी मॉडर्न गैलेंट्री लिखा गया है, ओल्ड चाइना लिखा गया है, ठीक है। आगे देखो 26 नंबर पे क्या कहता है, एडवेंचर्स, हु इज द राइटर ऑफ द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस। एडवेंचर ऑफ यूलिसिस का राइटर कौन है, तो मैरी लैम्प है एडवेंचर ऑफ यूलिसिस की। और 27 नंबर पे देखिएगा, द एस इज साउथ सी हाउस रिटन बाय, ये साउथ सी हाउस एसे किसके द्वारा लिखा गया है, ये चार्ल्स लैम्प के द्वारा लिखा गया है, सिंपल सा है। 28 नंबर पे समझिए, ओके, मिसेस बैटल्स ओपिनियन ऑन विच इज एन एसे फाइंड इट, तो एसे ऑफ इलिया बाय चार्ल्स लैम्प। 28 नंबर पे, जो मिसेस बैटल्स थी की राय में
जो वेस्ट इज एन एसे है वो किस में है लिखा हुआ, इस एसे की बात करना है, ये इस वाले एसे की, ठीक है, वो काय में है। तो जो चार्ल्स लैम्ब का एसे ऑफ एलिया है, ये पूरा मिसिस बैटेल्स ओपिनियन ऑन वेस्ट, ठीक है, ये पूरा एसे, ये कहाँ मिलेगा आपको, ये एसे ऑफ एलिया का पार्ट है, ठीक है, ये एक कलेक्शन था तो उसी में ही आया था 28 नंबर। और 29 नंबर की बात करते हैं तो विच रोमांटिक नॉवेल बाय चार्ल्स लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब के द्वारा कौन सा रोमांटिक नॉवेल लिखा गया, तो रोजामेंट ग्रे लिखा गया है, अ टेल ऑफ रोजामेंट ग्रे होगा, ठीक है, ये इनका वैसे तो नॉवेला है, ये भी ध्यान बनाए रखना, ठीक है। और 30 नंबर पे देखिएगा, हु हैज़ रिटन द एसे द ओल्ड वेंचर ऑफ द ओल्ड इनर टेम्पल, तो ये चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है। और द ओल्ड वेंचर ऑफ द ओल्ड इनर टेम्पल जो है वो एलिया ऑन द ओल्ड वेंचर करके भी एक है इनका, और इसमें अपने फादर को इन्होंने डिपिक्ट किया है, और फादर को किसके, लॉबेल के रूप में डिपिक्ट किया, LOBEL के रूप में, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। 31 नंबर की बात करें तो वेन बाय चार्ल्स लैम्ब बॉर्न, चार्ल्स लैम्ब का जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1775 में हुआ था इनर टेम्पल में, यानी कि 10 फरवरी 1775 ऐसे करके याद करना इनर टेम्पल। और ये इनर टेम्पल क्या है, सिटी ऑफ लंदन है, ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम में, ऐसे याद करना। इनकी मृत्यु भी अच्छे से याद रखना है, ठीक है, 27 दिसंबर 1834 को इनकी एडमिंटन लंदन में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। पिता जॉन लैम्ब आपको पता ही है, याद ही है। और इनके पिता जो जॉन लैम्ब थे एक क्लर्क थे, कहाँ, एक बैरिस्टर थे, एक वकील थे इनर टेम्पल में ही, उनका नाम था मिस्टर सैमुअल साल्ट करके ये था, ठीक है। और इनकी जो माता जी थी उनका नाम था एलिजाबेथ फील्ड। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान बनाए रखना है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ध्यान बनाए रखना, मैं बोल देता हूँ ऐसे ही, जब इन्होंने एजुकेशन लेने गए थे क्राइस्ट हॉस्पिटल में, ठीक है, जो कि एक चैरिटी बोर्डिंग स्कूल था, वहाँ पर इनकी एक दोस्ती हुई थी एस टी कॉलरेज से, तो वो भी ध्यान बनाए रखना चीज़ें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान बनाए रखना है। ये तो हो गया। 32 नंबर पर देखिएगा क्या कहता है, हु इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट किसको कहा जाता है, चार्ल्स लैम्ब को। और फादर ऑफ इंग्लिश एसिस्ट किसको कहा जाता है, बेकन को, ठीक है, सर फ्रांसिस बेकन, अफोरिस्टिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। अगला, मेयरबाज चार्ल्स लैम्ब बॉर्न, चार्ल्स लैम्ब का जन्म कहाँ हुआ वो हम बता ही चुके हैं, कहाँ हुआ, लंदन में हुआ था। और कभी कभी इनर टेम्पल भी आपको ऑप्शन में दिया होगा, तो इनर टेम्पल दे रखा हो तो भी आपको वही टिक करना है। मृत्यु इनकी एडमिंटन लंदन में हुई थी, एडमिंटन। ये सब चीज़ें आपकी उंगलियों पर रटी हुई होना चाहिए, तभी वहाँ पर बहुत प्रेशराइज होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जब हम लोग एग्जाम हॉल में होते हैं, पता हुई चीज़ें भी गलत हो जाती हैं, तो इसलिए बड़ा ध्यानपूर्वक चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर करके जाना है चीज़ों को। व्हाट इज चार्ल्स लैम्ब ऑफन कॉल्ड, चार्ल्स लैम्ब को क्या कहा जाता है। 34 नंबर पे देखिएगा, चार्ल्स लैम्ब को क्या कहा जाता है, तो एंटीक्वेरियन कहा जाता है। और एंटीक्वेरियन क्या होता है, इसको पुरातात्विक नहीं होता है, हिंदी में शायद वही कहते हैं एंटीक्वेरियन। ये स्पेलिंग के मार्क्स से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके की स्पेलिंग बहुत बनती है, ठीक है, एंटीक्वेरियन। इस बार तो प्रेपोजिशन और स्पेलिंग से ही पूरा पेपर भरा हुआ था टीजीटी का। और 35 नंबर की अगर हम बात करें, बिच होगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। बिच स्कूल, कौन से स्कूल में डिड चार्ल्स लैम्ब अटेंडेड, तो चार्ल्स लैम्ब ने कौन से स्कूल को अटेंड किया था, तो क्राइस्ट हॉस्पिटल। वहाँ पर और बढ़िया बढ़िया ऑप्शन होंगे कि क्राइस्ट हॉस्पिटल क्या है, जहाँ पर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी वो है, या जहाँ पर इन्होंने इलाज कराया था वो है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। ये क्राइस्ट हॉस्पिटल कुछ और नहीं है, बल्कि क्या है, एक बोर्डिंग स्कूल है। और यहीं पर इनकी दोस्ती हुई थी बहुत अच्छे से एस टी कॉलेज के साथ में, जो जीवन पर्यंत इनके दोस्त बन गए थे। सारी चीज़ें मज़े से तैयार करते रहो। 36 नंबर क्या कहता है हमारा, चार्ल्स लैम्ब लव्ड अ वुमन, चार्ल्स लैम्ब एक महिला से प्रेम करते थे जिसका नाम क्या था, एन होगा, ये ANN, एन सिमोन्स। एन सिमोन से ये प्यार करते थे, किससे, एन सिमोन से। और मैरी लैम्ब कौन थी, इनकी बहन थी, ठीक है। तो एन सिमोन से जब ये प्यार करते थे तो इन्होंने इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में क्या हुआ कि इन्होंने किससे शादी कर ली, ये ध्यान रखना, बैटरम से शादी की थी, ठीक है। और बैटरम कौन थे, वो एक सिल्वर स्मिथ थे, या पॉन ब्रोकर भी लिखा होगा कहीं, PAWN, पॉन ब्रोकर, ठीक है, BROKER ब्रोकर, पॉन ब्रोकर करके लिखा होगा। ओके, नेक्स्ट 37 नंबर पे देखिएगा जाकर के, चार्ल्स लैम्ब फर्स्ट पब्लिश बुक, बाद चार्ल्स लैम्ब की सबसे पहली पब्लिश्ड बुक कौन सी थी, चार्ल्स लैम्ब फर्स्ट पब्लिश वर्क वाज ब्लैंक वर्स में था ये, ठीक है। और अगला, एसे ऑफ एलिया पब्लिश इन कब पब्लिश हुआ था, 1830 में। और इसका सेकेंड एडिशन कब आया था एसे ऑफ एलिया का, वो भी ध्यान रखना, 33 में, ठीक है। फर्स्ट कब आया था, 23 में। और लास्ट एसेज ऑफ एलिया करके कब आया था, 1833 में। जो फर्स्ट एसेज ऑफ एलिया आया था, इसका सबसे पहला
वर्क कौन सा था जिससे शुरुआत हुई थी, तो दी साउथ सी हाउस था, ये भी ध्यान रखना। फिर ऑक्सफोर्ड इन दी वेकेशन था, और एक इंपॉर्टेंट है क्राइस्ट हॉस्पिटल 530 ईयर्स एगो करके, ठीक है। तो ऐसे याद करना। इनका एक और इंपॉर्टेंट वर्क आपको पढ़ के जाना है, ड्रीम चिल्ड्रन रिवायर करके जो लिखा गया है, अपने ख्यालों में खोए रहना, ठीक है। एक और इनका इंपॉर्टेंट है, मुझे याद आ रहा है, अ बैचलर कंप्लेंट्स ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके कुछ बहुत अच्छे हैं जो कि आपको पढ़ के जाना। जैसे लास्ट जैसे आप इलिया की बात करते हैं जो 1833 में आया था, उसमें पुअर रिलेशन बहुत अच्छा है इनका। और शायद कन्वलसेंट जो कि अभी टीजीटी में भी पूछा गया था, है ना, रिकवरी फ्रॉम इलनेस, कन्वलसेंट जो कि बीए के सिलेबस में भी लगी हुई है, ये से लगा हुआ है चार्ल्स लैम्ब का, फ्रॉम द रिकवरी ऑफ हिज इलनेस। तो और ये वाला क्वेश्चन गलत कर दिया है आयोग ने, लेकिन इस पर नंबर मिलेंगे डेफिनेटली कन्वलसेंट वाले पे। माफ़ करना। 39 देखो हमारा क्या कहता है, चार्ल्स लैम्ब वुडविल। चार्ल्स लैम्ब का जो वुडविल है वो क्या है, एक बस ड्रामा है। अब आपको ये बताना है ये वुडविल कब पब्लिश हुआ, ठीक है। और 40 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रिटन इन कब लिखा गया, 1807 में लिखा गया। और जो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है ये क्या एक चिल्ड्रन बुक थी, ये भी ध्यान रखना, जो कि चार्ल्स लैम्ब और इनकी सिस्टर मैरी लैम्ब के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। इसमें जो चार्ल्स लैम्ब थे इन्होंने जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी थी उस पर वर्क किया था, और जबकि जो मैरी लैम्ब थी उन्होंने किस पे फोकस किया था, तो शेक्सपियर की कॉमेडीज पर फोकस किया था, ध्यान रखना, ठीक है। जिसमें जो मैरी थी उन्होंने 14 कॉमेडीज को इनका समराइज किया, और लैम्ब ने 6 ट्रेजेडीज को, कुल मिलाकर के कितनी हो गई टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर में 20 वर्क को इन्होंने समराइज किया था, ठीक है। और ये कब आया ये भी अब आपको पता लग गया, 1807 में। इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ इनके बारे में। चार्ल्स लैम्ब लास्ट वर्क, और चार्ल्स लैम्ब का लास्ट वर्क कौन सा था, तो द लास्ट एसेज ऑफ इलिया था, जो कि कब आया था, 1833 में आया था ये। और अगला हम बात करेंगे कि द लास्ट एसेज ऑफ इलिया कब पब्लिश हुआ था, तो 1833 में आया था। तो फर्स्ट कब आया था, फर्स्ट वाला भी ध्यान बनाए रखना, 1823 में आया था, ठीक है, 1823 में। अगला, इन चाइल्डहुड लैम्ब को क्या मिल गया था, सॉरी इन चाइल्डहुड बचपन में ही लैम्ब को चिकन पॉक्स, ठीक है। और 44 नंबर पे, हु सेज लायर्स आई सपोज वर चिल्ड्रन बर्न्स, चार्ल्स लैम्ब, ये चार्ल्स लैम्ब ने कहा। और फिर 45 पे, अ टेल ऑफ रोजामेंट ग्रेबाज क्या है, एक रोमांस है और बहुत प्यारा है, ये भी ध्यान रखना, अ टेल ऑफ रोजामेंट, ये आया था इनका रोमांस तो है ही है, साथ ही साथ में ये भी ध्यान बनाए रखना, ये आया कब था, 1798 में आया था। और ये इन्होंने डेडिकेट किया था अपने एक चार्ल्स लैम्ब के, टेल ऑफ रोजामेंट ग्रे की बात कर रहे हैं, अ टेल ऑफ रोजामेंट ग्रे की, उसी की कहानी है 1798 में। और ये बात ध्यान बनाए रखना, ये किसको डेडिकेट किया इन्होंने ये वर्क अपना, ये इनका नॉवेल था, नॉवेल बल्कि ना कहो नोवेला था, ठीक है। तो इसको इनके एक दोस्त थे क्राइस्ट हॉस्पिटल में, एक तो दोस्त तो हम बता ही चुके हैं, ठीक है, एसटी कॉलेज से इनकी दोस्ती हुई थी। और दूसरे इनके एक दोस्त और थे जिनका नाम था मार्माड्यूक थॉमसन, ठीक है, क्या नाम था, मार्माड्यूक थॉमसन, उनको इन्होंने ये क्या करा था, डेडिकेट किया था, ठीक है। और इसमें जो स्टोरी दिखाई जाती है टेल ऑफ रोजामेंट ग्रे में, एक नाम होता है एलन क्लेयर, ठीक है, और वो प्यार करता है रोजामेंट ग्रे से, ठीक, ये कहानी होती है। अब आगे देखो क्या है, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा। 40 नंबर पे, हु वाज चार्ल्स लैम्ब लाइफ लॉन्ग फ्रेंड, और ये तो बात अभी मैं बोलते ही बता दिया कि चार्ल्स लैम्ब का लाइफ। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बहुत प्यारी बात चार्ल्स लैम्ब के बारे में बताता हूँ, शायद ही आपको पता हो। चार्ल्स लैम्ब सफर्ड ऑल हिज लाइफ विद, कैसे ये पूरा जीवन भर क्या करते थे, स्टार्टिंग का मतलब होता है हकलाना, ठीक है, ये हकलाते थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो हकलाना कहलाता है। और अगला, विच वन इज चार्ल्स लैम्ब सिंग, तो न्यू ईयर्स डे इज एवरीवन्स बर्थडे, चार्ल्स लैम्ब ने कौन सा इसमें कहा है, नए साल का हर दिन किसी का जन्मदिन होता है। और अगला देखो नेक्स्ट, चाइना इन ओल्ड चाइना मीन्स क्या है, पोट्री, मिट्टी के बर्तन, पुराने चीन में चीन का अर्थ है, चाइना इन ओल्ड चाइना मीन्स, और पोट्री POTTERY जिसका मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, ध्यान बनाए रखना। और आज का लास्ट क्वेश्चन, वेयर डिड चार्ल्स लैम्ब वर्क फॉर अ लिविंग, तो साउथ सी हाउस, ठीक है, किसमें, चार्ल्स लैम्ब के सभी वर्क कहाँ पब्लिश होते थे, तो साउथ नहीं माफ़ करिएगा, वेयर डिड चार्ल्स लैम्ब वर्क, वो काम कहाँ करते थे, फॉर अ लिविंग, यानी कि तो साउथ सी हाउस में काम करते थे। ए वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने साउथ सी हाउस में काम करने के बाद एक और कंपनी में वर्क किया था, उसका नाम क्या था, आपको कमेंट कर देना आप थोड़ा बहुत।
ठीक है। इनके कुछ मोस्ट फेमस वर्क हैं, इनको जरूर देख करके जाइएगा, जैसे ब्लैंक वर्स, अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे, टेल फ्रॉम शेक्सपियर, जॉन वुडविल, एडवेंचर ऑफ यूलिसिस, ऑन द ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर, ओके, विचेज एंड अदर, नाइट फेयर, एसे ऑफ एलिया, लास्ट एसे ऑफ एलिया, एलिना, ये इनके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वर्क, इनको खूब अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो